नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन की 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं और आज की क्लास हमारी 4th क्लास रहने वाली है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो वीडियो चैनल पर है, आप लोग उसको देख सकते हो। निबंध लेखन एक ऐसा विषय है जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे ये मैं उन एग्जाम्स की बात कर रही हूँ जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, टीचिंग के भी कुछ एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इस तरीके से इस क्लास को कर रहे हैं जो न केवल एक ही एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर आपका निबंध लेखन आता है, आप उन सभी एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। शब्दों की सीमा कमोबेश ज़्यादा या कम, आप जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं CSIR के लिए। CSIR CSE एग्ज़ाम 2024 एसओ और एएसओ की पोस्ट के लिए सेकेंड स्टेज का जो सिलेबस है उसमें आपका ऐसे राइटिंग एक टॉपिक है जिसमें 2 ऐसे लिखने आपके सिलेबस में कहे गए हैं जो 50-50 नंबर के होंगे। प्रेसिज राइटिंग होगा एक सिलेबस में, एक लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। ये दोनों टॉपिक हम अपने कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वीडियो वो जा करके चैनल पर उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ऐसे राइटिंग। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेटेज सबसे ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। तो आप लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं ज़रूर देखें। बहुत बारीकी के साथ मैंने ये टॉपिक आप लोगों को करवाया है। मुझे नहीं लगता इतनी बारीकी के साथ आप लोगों को किसी और ने फ्री में ये सुविधा उपलब्ध कराई होगी। ठीक है, जिन लोगों ने पहले कहीं से कोचिंग की है उन लोगों के लिए भी है ये, और जिन लोगों ने बिल्कुल ही निबंध आज तक लिखा ही नहीं है उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और एकदम ज़ीरो से हमने शुरू किया है और फाइनल तक हमें पहुंचना है और बहुत ही एक प्रभावशाली निबंध किस तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसी भूमिका के साथ में हमने अपना ये क्लास शुरू किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले जैसा कि हमारा नियम है, माँ सरस्वती जी को याद करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम अपना अध्ययन करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी इसकी ज़रूरत है, ताकि वो लोग फ्री में इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मेरे पास आप लोगों के मोटिवेशन के लिए इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों से कुछ ले तो रही नहीं हूँ, केवल आप लोगों का सपोर्ट मांग रही हूँ। तो आप जितना जल्दी हो सके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कराने की हेल्प करें मेरी। ठीक है, चैनल को जितना हो सके शेयर करें। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या त्रिदिशाएं क्लासेस का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ से वो सारी की सारी जो लिंक दिए गए हैं, 2 लिंक हैं, उन दोनों लिंक पे जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्ट वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो हम निबंध क्या है और निबंध के प्रकार और निबंध लिखने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली बात की, जो सबसे तीसरी बात है महत्वपूर्ण, और वो ये है निबंध की रूपरेखा कैसे बनाई जाए। क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो निबंध होता है वो इसी रूपरेखा पर डिपेंड करता है कि जो आपकी रूपरेखा होगी वही आपके जो फॉर्मेट रहेगा वही प्रभावशाली तरीके से आप लिख सकते हो। क्योंकि यदि आपने रूपरेखा नहीं बनाई है अपने निबंध की तो आपका जो निबंध है वो इधर उधर चला जाएगा, बिंदु से हो सकता है हट भी जाए जो सेंटर पॉइंट है उसका जो भाव है। तो इसके लिए आप लोगों को और एक प्रभावशाली निबंध लिखने के लिए मेरा मानना है कि एक रूपरेखा आप लोगों को बना लेनी चाहिए। बिंदुओं के जब आपके पास एकत्रित हो जाते हैं बिंदु, ठीक है, जैसा कि
हमने पिछली क्लासेस में देखा कि किस तरीके से हम किस किस संदर्भ में किन किन आयामों के जरिए और किस तरह से आप अपना जो दिमाग है उसको खोल करके अपने ऐसे को किन किन आयामों से पॉइंट इकट्ठे करते हुए लिख सकते हैं। तो जब आपके पास में पर्याप्त बिंदु हो जाते हैं तो अगली चुनौती आपके पास में होती है उन्हें व्यवस्थित करने की। तो इस व्यवस्थित ढांचे को हम निबंध की क्या कह सकते हैं, रूपरेखा कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होता है कि आपने जिन बिंदुओं को तलाशा है उन्हें महत्व और विषय की मांग की दृष्टि से सही क्रम में समायोजित कर लेना है। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि महत्व जो है निबंध का उसकी दृष्टि से सभी बिंदुओं का अनुपात जो रेशो रहेगा, कौन सा बिंदु कितने उसमें लिखना है आपको, तो रेशो भी आप तय कर लें ताकि ऐसा ना हो कि कोई पैराग्राफ तो आपने 50 से 80 शब्दों का लिख दिया है और कोई पैराग्राफ या कोई आयाम, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, वो मुश्किल से आपके पास 20 ही शब्द है, या फिर एक को तो आपने 150 शब्दों में लिख दिया किसी सामाजिक या सांस्कृतिक आयाम को। अब उसके पास में जो मनोवैज्ञानिक आयाम है या भौगोलिक आयाम है उसके लिए आपके पास में 10 शब्द भी नहीं है। तो आप ऐसा ना करें, एक ऐसी परिपाटी तैयार कर लें जिसके ऊपर आपका निबंध सटीक बैठे। एक रूपरेखा आपको तैयार करनी है ताकि एक बैलेंस आपके निबंध में दिखाई दे, कहीं किसी भी सोच की तरफ में आपका ज़्यादा झुकाव ना दिखे। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। सृजनात्मक जब निबंध आप लिखते हैं तो जब आपने एक रूपरेखा बना ली है, रूपरेखा के 10 से 20% आपका जो निबंध है वो इधर उधर हो सकता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि फ्लो में जब आप लिख रहे होते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए पॉइंट भी आप लोगों को मिल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी होती है, एग्जाम का प्रेशर भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, तो जो बिंदु होते हैं इससे इधर उधर भी आप हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको विचलित होने की कोई ज़रूरत, मतलब विचलित तो हो सकते हैं लेकिन इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्वाभाविक भी है और ज़रूरी भी है। तो आपकी जो एक रूपरेखा बन जाती है उसके हिसाब से कैसे आप निबंध लिख सकते हैं, इस रूपरेखा के जरिए हम सीखते हैं। जैसे हमारा टॉपिक था निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा के ऊपर हमारा चल रहा था टॉपिक, ठीक है, वही हम कर रहे हैं टॉपिक कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा कैसे एक यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है, ये हमारा टॉपिक था। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, या किसी भी निबंध की हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। भूमिका में क्या लिख सकते हो, कोई भी आपने कोटेशंस लिख दिए हैं, कोई भी पंक्ति आपको किसी की याद आ रही हैं तो आप पंक्तियाँ लिख सकते हो, कोई घटना लिख सकते हो, कोई समाचार पत्र की कोई ऐसी सूचना है जो आप लिख सकते हो तो समाचार पत्र की कोई हेडलाइन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी के जीवन दर्शन यानी कोई भी दार्शनिक है उसकी बातें लिख सकते हो, या उसकी जीवन की घटना का उदाहरण देते हुए लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। भूमिका कैसे प्रभावशाली लिखनी है ये हम आज की वीडियो में बताएंगे बहुत ही बारीकी के साथ। इसके बाद है विषय का, जो यहाँ पे विषय लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, विषय नहीं है, ये क्या है, विषय का स्पष्टीकरण है। तो जब आपके पास में कोई टॉपिक है तो आपको क्या करना है, उसको स्पष्टीकरण करना है। अगर लंबा कोई विषय है तो आपको क्या करना है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं या जो मुख्य अर्थ हो सकता है उसको एक बारी स्पष्ट कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारे टॉपिक में हमने देखा था कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा में हमने निष्काम जो बौद्धिक जिज्ञासा है उसको परिभाषित किया, ठीक है। उसके बाद में हमने एक वो था यथार्थ सभ्यता थी, शब्द था ना, यथार्थ सभ्यता को परिभाषित किया, और फिर जीवन रस को हमने परिभाषित किया। तो इस तरीके से जो मुख्य अर्थ हो सकते हैं वो अर्थों का आपको मुख्यतः स्पष्टीकरण देना है कि क्या आप उसका एक सही अर्थ समझे हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई अमूर्त विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्जामिनर आपका अर्थ देख करके समझ जाता है कि इस विषय की कितनी गहरी समझ जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसके पास में है, और वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद में है विषय के पक्ष में तर्क देने हैं आपको। तो जैसे विभिन्न तरीके से आप विषय के कथन को सिद्ध कर सकते हैं। भारत और विश्व के जितने भी उदाहरण हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनका भी आप सहायता ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो चरक, सुश्रुत, बुद्ध, महावीर, यानी जो महात्मा गांधी है, कोपरनिकस है, न्यूटन है, आइंस्टीन, यानी कोई भी, चाहे वो भारतीय है, यूनानी है या विश्व का कोई भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है या उस घटना से संबंधित कोई भी तर्क आपके पास है तो आप उनको ले सकते हैं।
इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है विषय की सीमाओं को उजागर करना। तो आप कैसे किसी भी विषय की जो सीमाएं हैं उनको उजागर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आपने कोई टॉपिक लिया है, अब टॉपिक के साथ में आप लोगों को तार्किक संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी है। जैसे निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है और सभ्यता, उसके बीच में आप क्या करेंगे, एक तार्किक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे निष्काम जो बौद्धिक जिज्ञासा है उसी से नए विचार और तथ्य सामने आए हैं, मानव समाज की नियति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, या कोई भी ऐसे एग्जाम्पल आप अपने विषय के तर्क में दे सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी ये आपको बताया था कि आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो कि जिन देशों या समाजों ने निष्काम जिज्ञासाओं का दमन किया और वे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, जैसे कुछ अरब के देश हैं, कुछ धर्मतंत्र हैं, या कुछ निरंकुश तानाशाही देश हैं, ऐसे वहाँ पर आप इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद में जो विषय की सीमाओं को उजागर करना है, तो हम देखेंगे कुछ ऐसे पक्षों को विनम्र और संभावना मूलक भाषा में प्रस्तुत करेंगे जिनसे स्पष्ट हो जाए कि जो विषय है वो सामान्यतः सही होते हुए भी निरपेक्ष रूप से सही नहीं है। यानी कि आपको अब साबित करना पड़ेगा कि कैसे जो आधुनिक यूरोप है या अमेरिका के विकास में सकाम जिज्ञासाएं हैं। मैं यहाँ पे उदाहरण अपना जो ऐसे हमने लिया था उसी का दे रही हूँ कि कैसे जो सकाम जिज्ञासाओं को ज़्यादा महत्व रहा है और निष्काम जिज्ञासाओं का कम। यूरोपियन कंट्रीज़ के या पश्चिमी की सभ्यताओं में आप देखेंगे यही चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन आज की जो अधिकांश वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति है या निजी अनुसंधान केंद्रों के द्वारा जो संचालन हो रहा है, उसका प्रयोजन भी क्या है, लाभ ही कमाना है, तो वो भी क्या है, एक सकाम ही है। इसके बाद में तार्किक प्रश्न आप उठा सकते हैं कि क्या सचमुच कोई जिज्ञासा पूरी तरह से निष्काम हो सकती है, या फिर क्या ज्ञान प्राप्ति की लालसा का होना अपने आप में जिज्ञासा को क्या एक सकाम जिज्ञासा नहीं बना देता है। यानी विभिन्न तरीके से जो आपके दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, ये आपको लिखना है और फिर फाइनल पहुंचना है आपको निष्कर्ष के साथ में। इसके बीच में आप कुछ उपाय भी, जैसे कुछ से निबंध ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई समाधान प्रस्तुत करना चाहें तो आप उसके समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक निबंध की रूपरेखा। इसी निबंध की रूपरेखा पर आपका पूरा का पूरा निबंध टिका होता है। इससे 10-20% आप इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मुख्यतः फोकस रहना चाहिए जो पूछा गया है उसी पर। ठीक है, और विषय से ज़्यादा आपका भटकाव महसूस ना हो, किसी भी टॉपिक पर आपका ज़्यादा झुकाव ना दिखाई दे। इस तरह से एक बैलेंस अप्रोच के साथ में आपको अपना निबंध लिखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है विषय की, वो है प्रभावी भूमिका, क्योंकि आपका जो निबंध होता है वो इसी भूमिका के ऊपर ही टिका होता है और यही वह चरण होता है जहां से आपका वास्तविक निबंध लेखन शुरू होता है। अभी तक के जितने भी चरण रहे हैं वो योजना निर्माण के स्तर पर थे और यहीं से उनका एक क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। आपकी भूमिका ही ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जिससे तय होता है कि परीक्षक या एग्जामिनर जो भी है आपका एग्जाम चेक करने वाला, उसको आपके निबंध में रुचि महसूस होगी या नहीं। अगर आपकी भूमिका कमजोर है तो इस बात का पूरा पूरा खतरा होता है कि क्या आपका निबंध आगे पढ़ा जाए या परीक्षक आगे का निबंध पढ़ेगा या नहीं, और अगर पढ़ेगा तो अनमने ढंग से, और अगर वो अनमने ढंग से पढ़ेगा तो आपके नंबर भी कम आएंगे। इतना ही नहीं, यदि भूमिका पढ़कर उसकी पूर्व अवधारणा बन गई कि ये जो कैंडिडेट है वो निबंध लिखने में कमजोर है, तब तो शेष जितना भी आपका निबंध है उसमें अच्छी अभिव्यक्ति करने के बावजूद भी संभवतः आप इस नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाएंगे और अंकों के स्तर पर आपको नुकसान हो सकता है। इसके विपरीत में क्या हो सकती है कि यदि आपने एक अच्छी खासी भूमिका लिख दी, आकर्षक भूमिका, और परीक्षक को बांध लिया, तो वह निबंध को पूरी रुचि और संजीदगी के साथ में पढ़ेगा। हो सकता है आपको नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएं। ठीक है, यही जो भूमिका होती है पूरे निबंध की आपकी दारमदार होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि क्या भूमिका को बहुत हल्के में लेते हैं और कहते हैं एक बारी लिखना, उन्होंने मतलब बिजली की स्पीड से लिखना शुरू करेंगे निबंध को, क्या लिख रहे हैं कुछ नहीं पता, और लास्ट में आते आते फिर उनके पास में शब्द खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। निबंध पूरा सार है, इसीलिए बहुत सोच समझ करके आपको बनाना है। यदि एक बार आपकी भूमिका अच्छी लिखी गई
अब उसी भूमिका माने पूरे निबंध की नींव है, ठीक है। यदि आपकी नींव अच्छी तरीके से पड़ गई तो समझो उसके ऊपर जो आप मकान खड़ा करने वाले हो वो बहुत ही मजबूत होगा। तो आपका निबंध जब लिखें आप उसकी भूमिका का खास ख्याल रखें। भले ही आप पीछे वाले निबंध में कुछ टाइम कम दें, लेकिन भूमिका को आपको ज़्यादा सोच समझ करके लिखना है, क्योंकि एक बार आपने भूमिका लिख दी तो फिर आप बहुत स्पीड से 120 की स्पीड से आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आपने भूमिका लिखी फिर उसमें कटिंग कर रहे हो, आप मिटा रहे हो, ठीक है, आगे आपने कुछ लिखा, बाद में आपके पास में बहुत शब्द मिल गए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लगा है भूमिका तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो फिर एक तनाव की स्थिति बन जाती है और भूमिका की अवधारणा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं स्टूडेंट्स के बीच में। उसी की जितनी भी डिटेल है या जो भी भ्रांतियां हैं उसको हम दूर करेंगे आज की क्लास में, तो जुड़े रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो थोड़ा ध्यान से और बहुत ही पेशेंस के साथ में सुनते जाना है। कॉपी पेन अगर आपके पास में है तो नोट डाउन करते जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है। भले ही आप पॉज कर करके या रुक रुक के वीडियो को एक बार में नहीं देखी जा रही है पूरी वीडियो किसी भी कारणवश, तो आप उसको 3 से 4 बार में देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम की डेट भी अभी बहुत दूर है क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन इसको सुनना पूरा है आपको, है ना, क्योंकि बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ऐसा शायद ही आप लोगों को कहीं से पढ़ने को मिले, तो ये सुअवसर अपने हाथों से ना जाने दे, बहुत बारीकी के साथ में पढ़ते हैं। तो देखते हैं भूमिका कैसे लिखी जाए, क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं भूमिका से जुड़ी हुई, वो देखते हैं आज की वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा सके। भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी निबंध का। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताई कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपका एग्जामिनर इसको चेक करेगा या नहीं, किस ढंग से पढ़ेगा, किस इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी भूमिका पर। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही भूमिका ही यह डिसाइड कर देती है कि आपका निबंध किस दिशा में जाने वाला है। भूमिका का मूल कार्य यह होता है कि वो परीक्षक या पाठक के मन में निबंध के प्रति रुचि पैदा करें, यानी आप जो भी लिखें वो इतना ज़्यादा ठोस होना चाहिए कि एग्जामिनर को पकड़ के रख ले, कि वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। अब सबसे बड़ी भ्रांति की बात करते हैं। भूमिका लिखने से संबंधित सबसे बड़ी भ्रांतियों में ये शामिल है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें संक्षेप में वही बातें लिखी जानी चाहिए जो आपके निबंध के शेष हिस्से में आप लिखने वाले हैं, पर यह बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जो बहुत सारे विद्यालय महाविद्यालयों तक में फैली हुई है। सच यह है कि ऐसे निबंधों में एक ही बात का दोहराव होता है और उसमें जो आपका एग्जामिनर है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो ये वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो इस भूमिका में आपको बहुत अधिक तथ्य या फिर सूचनाएं देने से बचना है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई समाचार पत्र की आपने घटना लिखी और इतनी बड़ी घटना लिख दी है कि उसके तथ्य खत्म ही नहीं हो रहे हैं, या अनावश्यक सूचनाएं आप वहां पर दे रही हैं। तो बहुत ज़्यादा तथ्य और सूचनाओं देने से, जो सूचनाएं होती हैं उनको देने से आपको बचना है, ठीक है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से भूमिका क्या हो जाती है, बोझिल हो जाती है। फिर भी यदि आपको तथ्य देने ही हैं तो बहुत कम और चौंकाने वाले तथ्य दें, मतलब एकदम से सरप्राइज हो जाए कोई पढ़ करके कि जैसे अभी हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें भारत की स्थिति बहुत कम है, बहुत ख़राब दे रखी है। तो ये एक ऐसा डाटा है जो किसी की भी आंखें चौंका सकता है, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी कंट्री है, इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी स्टेज पर जा रही है। पाकिस्तान जैसे देश जहाँ पर जिनकी इकोनॉमी बहुत ही मतलब एकदम डाउन चली गई है, बेचारे बहुत गरीब हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो देश हैं जहाँ पर आप फ़िलिस्तीन का और इजराइल का संघर्ष देख रहे हो, उन देशों की जो रैंकिंग है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ज़्यादा दे रखी है, जो बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये क्या है, हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह काम करती है ना। तो वैसे ही आप लोगों को भी ऐसे तथ्य सामने रखने हैं जो चौंकाने वाले हों, जो विषय का अर्थ या महत्व स्पष्ट करने में प्रभावी हों।
फिर आपको क्या करना है, अगर परिभाषा से निबंध की आप शुरुआत कर रहे हैं तो शब्दकोश की बजाय किसी विद्वान की टिप्पणी या फिर अपनी तरफ से जो उसका अर्थ निर्वचन हो सकता है। अर्थ निर्वचन मतलब आपको मैंने बताया कि अर्थ निकालना है, विषय का जो भी शब्दों का सही स्पष्टीकरण आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आपको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कुछ लोग तो शब्दकोश में जो दी गई परिभाषा है उन्हीं से निबंध की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं इस जो तरीका है उसको उतनी ज़्यादा महत्वता नहीं देती हूँ और मेरे हिसाब से सही भी नहीं है। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, किसी विद्वान की टिप्पणी दे सकते हो जो उसका अर्थ परिभाषित कर सके अच्छे तरीके से, है ना। तो आप या फिर कोई पोएम से आप शुरू कर सकते हो, जिससे ये रहेगा कि एक है ना अच्छा इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आप जो लिख रहे हो थोड़ा उस पंक्ति से या फिर जो आपने स्टेटमेंट दी है किसी भी दार्शनिक की, उससे एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और बाकी का आपका जो निबंध है उसके लिए भी एक नींव खड़ी हो जाती है। जैसे नक्सलवाद के ऊपर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, इंसाफ जनता की रोटी है, वह कभी काफ़ी है कभी नाकाफ़ी है, कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद, जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है और जब बेसवाद है तब असंतोष, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है भ्रष्टाचार के ऊपर है, ठीक है, वो याद रहती है मुझे अक्सर कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी से खेलता है, मतलब एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी से खेलता है, ये जो रोटी से खेलने वाला आदमी है वो कौन है, मेरे देश की संसद मौन है ना। तो इस तरीके से जो भी आपको पंक्तियाँ समझ में आए या जो पोइट्री की जो लाइन है वो आपको याद हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उनसे आप अपने भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। भूमिका आपकी ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत लंबी होनी चाहिए, वो जो निबंध का कुल आकार है उसके 10% के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, या इससे थोड़ा ज़्यादा आप अगर ठीक समझे तो लिख सकते हैं। भूमिका एक अनुच्छेद या पैराग्राफ में समाप्त हो जाए तो बेहतर, नहीं तो उसे 2 अनुच्छेदों में लिखने में भी कोई समस्या नहीं है, पर ऐसा आपको तभी करना चाहिए जब आपकी जो भूमिका है वो अपनी संरचना में ही 2 या अधिक पैराग्राफ की मांग करती हो, तो अनावश्यक विस्तार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी भूमिका पहले वाक्य से ही विषय से जुड़ती हुई दिखे। आप भूमिका की शुरुआत किसी प्रतीकात्मक उदाहरण या घटना से कर सकते हैं, लेकिन जो भूमिका का अंतिम वाक्य है वो आपके विषय के साथ गहरा संबंध हो ऐसा उसमें दिखाई देना चाहिए। अगर आपके पास परीक्षा में पर्याप्त समय है तो पहले पूरी भूमिका एक रफ पृष्ठ पर लिख लेनी है, उसको जांच लेना है पूरी तरीके से, और जब संतुष्ट हो जाएं उसके बाद ही आप अपने निबंध की शुरुआत करें। ऐसा ना हो कि एक बार आपने शुरू कर दिया निबंध की, नहीं मुझे तो ऐसे नहीं, ऐसे शुरू करना था, फिर उसको काटते हुए घूमे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आपकी जो स्पीड है अगर वो कम है, अगर आप बहुत स्लो लिखते हैं तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसी के अनुसार निर्णय करना है कि रफ कॉपी पे आपको लिखना है या डायरेक्ट फेयर कॉपी पे आपको लिखना है, या फिर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि भाई हम सीधा फेयर कॉपी पे लिखेंगे, तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं भूमिका लिखने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम जो प्रसिद्ध कहानी है, घटना है या उदाहरण है, ठीक है, उन पर आधारित भूमिका कैसे लिखी जाती है। ये एक सबसे प्रसिद्ध तरीका माना जाता है भूमिका लिखने का, ठीक है। हालांकि हर तरीके के अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध तरीका माना जाता है। आप क्या करेंगे कि किसी भी घटना की 2 से 3 पंक्ति आप लिख देते हैं, ठीक है, और उसको विषय के साथ में जोड़ते हुए ही लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाली बात आपको नहीं करनी है। जो विषय की बातें हैं वही आपको लिखते हुए चलना है। आप किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग या फिर किसी प्रसिद्ध घटना को निबंध का प्रस्थान बिंदु बना सकते हैं, यानी आप अपनी जो निबंध है उसको शुरू कर सकते हैं किसी भी महापुरुष के जीवन प्रसंग से या फिर उनकी घटना से। अगर वह घटना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ी होने के बावजूद भी आप जैसे एग्जामिनर है या बहुत कम लोगों को पता है तो भी आप उसे भूमिका का आधार बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते तो आप नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, है ना, तो डरना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिका का जो अंतिम वाक्य तक पहुंचकर वह कहानी घटना के निबंध के विषय से स्पष्ट तौर पर जुड़ जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक उदाहरण हम
लेकर आए हैं आपकी भूमिका को लिखने का। यहाँ पर एक भूमिका दी गई है। इस भूमिका में हमने देखा, अब ये आप लोग भी देखेंगे इसको, कि एक घटना से इसको शुरू किया गया है। टॉपिक आपका वही है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जोड़ा है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, ठीक है, थॉमस एडिसन, उनके बचपन की एक घटना है, वो अत्यंत रोचक है। वह विद्यालय में अपने सहपाठियों के समकक्ष नहीं चल पाए क्योंकि उसे किताबी बातों में रुचि महसूस नहीं होती थी। वह कक्षा में ऊटपटांग सवाल पूछता था जिनके उत्तर अध्यापकों के पास भी नहीं होते थे। इन बातों से परेशान होकर उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। जब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि उसे विद्यालय क्यों नहीं भेजा जा रहा, तो उसकी माँ ने उससे झूठ बोला। उसने यह नहीं बताया कि अध्यापक ने एडिसन की बाकी बच्चों से कमज़ोर और अनुशासनहीन कहकर विद्यालय से निष्कासित कर दिया है। इसके विपरीत उसने एडिसन को प्यार से थपथपाते हुए बताया कि तुम्हारे अध्यापक ने कहा है कि तुम्हारा बौद्धिक स्तर इतना है कि इस विद्यालय के बाकी बच्चे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, इसलिए अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई घर पर ही होगी। अब सोचने की बात यह है कि एडिसन की माँ ने ऐसा क्यों कहा और यह झूठ बोलकर उसने अच्छा किया या बुरा। स्वाभाविक सी बात है कि कोई साधारण माँ होती तो अपने बच्चों की गलतियों पर नाराज होती और उसे बुरा भला कहती, पर एडिसन की माँ ने इस बात को समझ लिया था कि उसके बच्चे की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना किसी विद्यालय के बस की बात नहीं है। उसने अपने बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे पूरा सम्मान दिया। इसी का परिणाम था कि एडिसन जीवन भर हजारों असफल प्रयोग करते रहे और अंततः उसने बल्ब का आविष्कार किया, वही बल्ब जिसके बिना आज की मानव सभ्यता अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। इससे यही तो सिद्ध होता है कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाएं यथार्थ सभ्यताओं के लिए जीवन रस की भांति होती है। हो गई आपकी भूमिका तैयार कि किस तरीके से यदि बढ़ावा दिया जाए निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा को, तो वो एक नई इन्वेंशन कर सकता है, ठीक है, नई खोजें कर सकता है और एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है इस मानव सभ्यता के जीवन में, एक नई प्रगति दे सकता है, एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो इस भूमिका के आधार पर आप अपना बाकी का जो ऐसे है उसको लिख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो ये है कविता या फिर प्रसिद्ध जो भी कथन हैं उनसे आरंभ होने वाली भूमिका, है ना। तो ये भी भूमिका क्या है, निबंध की जो शुरुआत है किसी काव्यात्मक पंक्ति, दार्शनिक कथन या विषय से संबंधित किसी भी विशेषज्ञ कथन से आप कर सकते हो, ठीक है। प्राय ऐसी भूमिकाएं प्रेक्षक को बांधने में सफल हो जाती हैं, ठीक है। तो यदि आपको किसी पंक्ति के रचनाकार या दार्शनिक का नाम पता है तो भी लिख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रामाणिकता है वो बढ़ जाती है, इसका आपको ध्यान रखना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेखक का नाम हर स्थिति में अनिवार्य ही है। अगर कथन में दम है तो लेखक के बिना भी आप अपनी लाइनें लिख सकते हो, वो भी प्रभावशाली असर जो है आपके ऐसे पर छोड़ जाता है। अब सावधानी की बात यह है कि पहली सावधानी तो यह है कि कविता या कथन निबंध के विषय से समुचित रूप से जुड़ जाना चाहिए, और दूसरी सावधानी यह है कि शुरुआती चमत्कारी प्रभाव को आप शेष निबंध में शिथिल ना पड़ने दें। ये नहीं कि आपने एक बारी तो इतनी अच्छी शुरुआत कर दी और बीच में आपका निबंध खाली है, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि नहीं तो ना एग्जामिनर ये समझेगा कि केवल आपने एक चमत्कारी प्रभाव पैदा करने की कोशिश की है एग्जामिनर पर, और वो चिढ़ जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं आप, इसका एक उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पर एक पंक्ति लिख दी है निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा पे, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। तो इसको पढ़ने से आपको लग गया होगा कि कैसे जो सत्ता के चाटुकार लोग हैं, सत्ता चाहने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो कहा जा रहा है उतना ही बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति विद्यार्थियों के साथ भी हो जाती है कि जो आपसे एग्जाम में डिमांड की जा रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने देख लिया कि इस मेंटलिटी के लोग हैं यहाँ पर, या इस समय पर ऐसी सरकारें चल रही हैं कि उन तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है या ऐसे तत्वों को नकारा जा रहा है, तो आप अपने एग्ज़ाम में जो अपना एग्ज़ाम होगा या ऐसे होगा उसमें आप ऐसे ही सोच लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है वो क्या है, सकाम है। आपको एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं और किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है।
ठीक इसी तरीके से जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे, कई बार स्कूल वाले टीचर ऐसे होते हैं ना कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आना है, और जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगा उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पेपर पहले दे देते हैं, बच्चे उसी को रटते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि उनका एक बौद्धिक जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात है कि सत्ता के लालची लोग या अपने फ़ायदा को चाहने वाले लोग वही बातें बोलती हैं जो बातें उनसे राजा कहलवाना चाहते हैं, सरकारें चाहती हैं, या फिर जो भी सत्ता आपके ऊपर है, आपके माँ बाप हैं, आपके टीचर हैं, जो आपसे चाहते हो केवल आप वही हरकतें करें, वही सवाल पूछें। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक बौद्धिक जिज्ञासा है या एक बौद्धिक क्षमता है उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में क्या है, गौर से देखा जाए तो इस मर्मभेदी कविता में दिखलाई गई तस्वीर दुनिया के अधिकांश देशों और समाजों की है। हर समाज में रानी, राजा या सत्ता के शिखर पर बैठे लोग अपनी सुविधा से सच गढ़ते हैं और उसका ऐसा प्रचार करते हैं कि समाज उनकी बातों को अपना सच मानकर अंधानुकरण करता रहता है। निचोड़ यही निकलता है कि सारा समाज अज्ञान की सुख निद्रा में डूबा रहता है और उसका बिल्कुल विकास नहीं हो पाता। इसका असली कारण यह है कि जिस समाज में नए नए विचार पैदा करने वाली जिज्ञासा का ही सम्मान ना हो तो वहाँ नए प्रयोग होंगे कैसे, और जहाँ नए विचार नहीं पनपेंगे वहाँ सभ्यता अपने पतन की ओर क्यों नहीं बढ़ेगी। प्रसिद्ध विचारक हैं वोल्टर बेजहोट, उन्होंने ठीक ही कहा है, अनुकरण की आदत अधिकांश समानों को मिली है किंतु विचार और बहस की संस्कृति कुछ ही समाजों को नसीब हुई है। ये यहाँ पे समाज लिख लीजिए, ठीक है। अनुकरण की आदत अधिकांश समाजों को मिली है किंतु विचार और बहस की संस्कृति कुछ ही समाजों को नसीब हुई है, और आश्चर्य नहीं है कि कुछ ही समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप अपने घर में होते हो तो क्या होता है, जो आपके परिवार वाले होते हैं उनकी एक सोच डेवलप हुई होती है, ठीक है, क्योंकि वो इतने सालों से आए हुए हैं। अब आप एक ऐसे इंसान उस घर में पैदा हो जाते हैं जो अपनी तार्किक क्षमताओं के हिसाब से, अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आपने प्रश्न पूछना शुरू किया तो वो एक दो का तो जवाब देते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोला करो। तो ऐसे क्या होता है कि आपके मन के अंदर जो उठने वाले सवाल हैं या आपकी जो बौद्धिक जिज्ञासाएं हैं उनको उन्होंने क्या किया है, कोशिश की है कि शांत रहा जाए, उतनी ही बातों को गढ़ा जाए, उतनी ही बातें बोली जाएं जितना वो चाहते हैं। तो इस तरह से एक बौद्धिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से, जिसका जो कारण बनता है या जिसका परिणाम बनता है वो एक समाज का पिछड़ापन बनता है। अगला है चौंकाने वाले तथ्यों पर आधारित भूमिका। इस तरह की भूमिका आप कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि ऐसी तथ्य लेकर आने हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाला, तो जिससे कि जो एग्जामिनर है उसकी जो आंखें ना वो खुल जाएगी, हाँ भाई ये बात जो कही जा रही है वो किस हिसाब से कही जा रही है और क्या ये सही बात है। तो ये भूमिका का एक और लोकप्रिय प्रकार कह सकते हैं। इसमें भावनात्मक प्रभाव की दृष्टि से इन्हें काफ़ी सघन भी माना जाता है। इसके अंतर्गत लेखक या जो कैंडिडेट है वो ऐसे तथ्य पेश करता है जो परीक्षक या पाठक को बुरी तरीके से चौंका देते हैं। हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो उन तथ्यों से पहले भी अनजान ना हो, यानी उनके लिए कोई नई ना हो, लेकिन जिस तरीके से आप उनको पेश करते हैं उनका जो प्रभाव है वो 100 गुना बढ़ जाता है ना। किसी भी चीज़ की, जैसे खाना तो सब बनाते हैं लेकिन उसकी जो सर्विंग की जाती है ना, सर्व किया जाता है जिस तरीके से, वो भी कभी कभी अच्छा होता है। जैसे आपने खाना अच्छा बनाया लेकिन उसको सजा भी अच्छे से दिया तो क्या हो जाता है, वो सोने पे सुहागी जैसी बात हो जाती है, तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट ले आता है, आदमी उसको देख करके खाने का मन करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसी भूमिकाओं के लेखक प्राय तुलनात्मक तथ्यों पर जोर देते हैं क्योंकि तुलना के माध्यम से जो कंट्रास्ट वो पैदा करते हैं वही इस भूमिका में निहित चमत्कार का मूल कारण होता है। अब इसका जो ऐसे है वो कैसे लिख सकते हैं, इसका उदाहरण देखिए यहाँ पे। टॉपिक वही हमारा निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। कैसे लिखेंगे इसके बारे में। सेब गिरा, न्यूटन ने उठाया, जिज्ञासा हुई कि आखिर यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, या ऊपर भी तो जा सकता था। आखिर वह कौन सा कारण है जिसने इसे नीचे गिरने को विवश किया। न्यूटन की इस बौद्धिक जिज्ञासा ने किसी भी प्रकार के स्वाद से परे थी एक नए सिद्धांत को जन्म दिया और वो था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन की इस निष्काम जिज्ञासा ने सभ्यता के नए द्वार खोले और मानव सभ्यता एक लंबी छलांग लगाती हुई बैलगाड़ी युग से सीधी कहाँ आ गई,
रॉकेट युग में प्रवेश कर गई। दूसरा कोई ऐसे ही आप घटना देख सकते हैं, स्कॉटलैंड का वह भोला भाला बच्चा जेम्स वाट जो केटली से निकलती भाप को देख करके कौतूहल से भर उठा कि क्या भाप में इतनी शक्ति होती है कि वह केतली के ढक्कन को हिला दे। उस भोले बालक की इसी जिज्ञासा ने आगे चलकर भाप के बड़े इंजन बनाए और मानव सभ्यता के पहिए को तीव्र गति दी। किसी की परिकल्पनाएं हों या न्यूटन, जेम्स वाट, रॉबर्ट ब्रदर्स आदि की कौतूहल भरी जिज्ञासाएं, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, हीगल, शंकर, बुद्ध, महावीर के दार्शनिक विचार या मार्क्स, सार्स, फ्रॉड, सीमन के अनुभव, ये कहीं ना कहीं नीच स्वार्थ की संकुचित परिधि को लांघने वाली निष्काम जिज्ञासाएं ही हैं जो मानव सभ्यता के लिए जीवन रस की तरह काम कर रही हैं, जीवन रस की तरह हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ समाज को देने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में एक नया तरीका आता है। वो नया तरीका ये है कि किसी भी नकारात्मक धारणा के खंडन से शुरुआत आप कर सकते हैं कि कोई भी घटना दे रखी है या किसी टॉपिक पर आपसे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, उसके नकारात्मक यानी विपक्ष में जा करके आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तब ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे ऐसी भूमिका की शुरुआत किसी ऐसी लोकप्रिय मान्यता से की जाती है जो विषय के विपरीत हो। उस मान्यता की व्याख्या करने के बाद उसके औचित्य पर सवाल उठाकर विषय की ओर बढ़ा जाता है। भूमिका खत्म होते होते परीक्षक या पाठक न सिर्फ विषय के प्रति सहमति की मुद्रा में आ जाता है, बल्कि उसके भीतर उस लोकप्रिय मान्यता के प्रति अविश्वास या संदेह भी पैदा हो जाता है। कंट्रास्ट के आधार पर विकसित होने वाली यह भूमिका परीक्षक को काफी प्रभावित कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। विषय इसके टाइप का जो ऐसे है वो कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है और टॉपिक ये है कि विषय निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है कैसे। जरूरत, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जरूरत से ज़्यादा सोचना पागलों का काम है, क्यों बेकार की बातों में अपना दिमाग खपाते हो, काम की बातें सोचा करो। इस तरह के वाक्य हम अपने आसपास अक्सर सुनते हैं। शायद समाज चाहता है कि व्यक्ति उतना ही सोचे जितना उसके फायदे में है। वह पैसा कमाने के बारे में सोचे, पर यह ना सोचे कि पैसा क्यों कमाना चाहता है। वह धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करे, पर कभी उनके बारे में तार्किक प्रश्न न उठाए। वह ईश्वर से अपने सुखों के लिए प्रार्थना तो करे, पर कभी यह न सोचे कि अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसे प्रार्थना के माध्यम से उसे अपनी समस्या क्यों बतानी पड़ रही है। वह अंक हासिल करने के लिए भले दर्शन की किताबें पढ़े, पर कभी खुद जटिल दार्शनिक प्रश्नों में ना डूबे। कभी यह न सोचे कि उसके होने का क्या अर्थ है, जीवन और मृत्यु के परे कुछ है या नहीं, यह जगत आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है या किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की योजना का मूर्त रूप। शायद एक समाज के तौर पर हमें लगता है कि गहरे प्रश्नों के उत्तर तलाशने की जिज्ञासा में हम जीवन की सहज खुशियों से हाथ धो बैठेंगे, और संभवतः यही कारण है कि प्राचीन दर्शन और विज्ञान की महान विरासत के बावजूद आज हम मौलिक चिंतन के क्षेत्र में ठन ठन गोपाल हैं। बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत की महान परंपरा हमारे समय में लगभग दम तोड़ चुकी हैं। ये आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। अब क्या है, इसके विपरीत में जो पश्चिम के जो देश हैं, जहाँ 500-600 साल पहले ही दर्शन और विज्ञान की अदम में एक भूख पैदा हुई, आप देखते हैं, वो देखते ही देखते क्या हो गई, सैकड़ों वर्ष आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाने लग गया, है ना। और बढ़ावा देने की वजह से ही वहाँ पर जैसे आइंस्टीन है, स्टीफन हॉकिंग है, रशेल है, ये सब इन्हीं के हाथों एक मजबूतीपन दिखाई दिया बौद्धिक जिज्ञासा में। और इन्हीं निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं की जो साधना है या उनकी जीवन साधना का परिणाम है कि सभ्यता के विकास की दृष्टि से आज हम पश्चिम से काफ़ी मीलों पीछे खड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप तुलना करते हुए अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। अगला है अपने निजी अनुभव से आरंभ करना। ये जो भूमिकाओं का एक प्रसिद्ध प्रकार है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है जितने पहले के प्रभावी होंगे आपके लिए। तो इसके अंतर्गत क्या करना है होता है कि आपको अपने जीवन के किसी भी घटना, स्थिति या फिर अनुभव से बात शुरू करते हैं और धीरे धीरे विश्लेषण के स्तर पर जाकर के उसे विषय से जोड़ देते हैं। ऐसी भूमिका का प्रभाव अत्यंत सघन होता है, क्योंकि बहुत ही सहजता के साथ निबंध की जमीन को तैयार कर देती हैं। कुछ परीक्षक ऐसी भूमिकाओं से खुश नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये एक व्यक्ति केंद्रिकता है इसमें, और उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए वो नाखुश होते हैं। लेकिन आपको आपके लिए अगर पॉसिबल है तो पहले की जितने टाइप बताए हैं आप उनमें से किसी को चूज कर सकते हैं। ठीक है,
जब आप अपने अनुभव उसमें लिखें, ठीक है, तो कुछ विशेष सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। माने कि जैसे जो एग्जामिनर है उसको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि आप आत्ममुग्ध हैं या आत्म केंद्रित किस्म के व्यक्तित्व हैं या व्यक्ति हैं। अपने अनुभव के आधार पर ही संपूर्ण जगत की व्याख्या करने की जिद ठाने हुए हैं, ऐसा उसको ना लगे। लेकिन जब आप लिखें तो आपका अनुभव इतना निजी नहीं होना चाहिए कि परीक्षक निबंध पढ़ते समय आपकी अभिव्यक्ति असंयमित या अमर्यादित समझे, या उनको ऐसा लगे कि आप जो लिख रहे हैं वो केवल आपका निजी अनुभव है। आप ऐसी चीज़ें लिखें जो अमूमन सब लोग झेल रहे होते हैं, ठीक है। यानी एक व्यक्ति के तौर पर अगर बस में भीड़ आप झेलते हैं और बस में धक्के खा करके आप अपने ऑफिस तक या स्कूल तक या कोचिंग तक पहुंच रहे हैं, तो शायद वो उस बस में बैठे हुए 50 अन्य लोग भी हैं जो उस घटना से गुजर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्हीं घटनाओं को आपको जिक्र करना है। तो जैसे यहाँ पर है, मैं लिख रही हूँ एक उदाहरण यहाँ पे। जब मैं विद्यालय में पढ़ती थी तब हमारे अध्यापकों का एक ही लक्ष्य होता था कि बच्चों के अंक अच्छे आने चाहिए। हमारे माता पिता भी विद्यालय से यही उम्मीद करते थे। हमारा खेलना और अन्य गतिविधियों में भाग लेना एक सीमा के बाद ना अध्यापकों को पसंद था ना ही माता पिता को। हमारे अध्यापक हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिखवाते और रटवाते थे। अगर गणित का कोई प्रश्न 2 तरीके से हल हो सकता था तो भी उनका बल उसी तरीके पर होता था जो उन्होंने सिखाया है। सारे बच्चे चित्र भी एक जैसा बनाते थे और निबंध भी एक जैसा लिखते थे। अगर कोई विद्यार्थी मौलिक तरीके से कुछ समझना या लिखना चाहता था तो उसे डांट पड़ती थी और सलाह दी जाती थी कि वह खुद को 30 मार खाना समझे। हमारे देश में ऐसे ही हजारों लाखों विद्यालय हैं जहां इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। बच्चों के अंक भी अच्छे आते हैं, पर आज मैं सोचती हूँ कि ऐसे विद्यालयों में पढ़कर और अच्छे अंक लाने के बावजूद हमारे देश के एक भी वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिलता। हम जितनी तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं लगभग वे सभी प्रथमतः विदेशों में ही क्यों बनती हैं। आज मैं इसका कारण समझ पाती हूँ और वह यही है कि हमारा समाज और हमारे विद्यालय बच्चों की जिज्ञासु वृत्ति का गला उसी समय घोट देते हैं जब वो दुनिया को समझने की आरंभिक कोशिश कर रहे होते हैं। इस निबंध का विषय भी यही बताता है कि यथार्थ सभ्यताएं निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं पर टिकी होती है, तोता रटत विद्या पर नहीं। उम्मीद है इस तरीके का जो निजी अनुभव है वो आप लोगों को भी हुए होंगे। कहीं कहीं तो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें एक और कंपटीशन की भावना देखने को मिलती है। 9th क्लास के बच्चों को 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 9th का पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि 9th का बेफालतू में पढ़ेंगे, 2 साल 10th का पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इनके अच्छे नंबर आएंगे। सेम ऐसे ही 12th के स्टूडेंट जो 11th के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ भी यही होता है। और उनका जो बेस 11th क्लास में बनना चाहिए था, 9th क्लास में बनना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो वहाँ पर भी आप लोग क्या देखेंगे, सीखने की प्रवृत्ति जो है उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ पर है, अच्छे अंक लाने पर। ध्यान इस बात पर नहीं है कि बच्चे सीखें, ध्यान इस बात पर है कि बोर्ड में अच्छे नाम आने से स्कूल का नाम हो। लेकिन इसका जो नुकसान है, इसका जो खामियाजा है वो बच्चों को आगे जा कर के झेलने को मिलता है। या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जहाँ पर NCERT नहीं पढ़ाई जाती हैं स्टूडेंट्स को, और एक गाइड जैसी किताबें आती हैं, ठीक है, MBD गाइड, दीपक गाइड, स्टूडेंट गाइड, फलाना पता नहीं कौन कौन सी नाम होते हैं। और टीचर उनको क्या करते हैं, चीज़ें ना पढ़ा करके वहाँ से क्वेश्चन आंसर जो है लिखने को देते हैं पहले दिन, फिर याद करवाने को देते हैं, और उन्हीं को रटते रटते पूरा साल निकल जाता है और बच्चों के फिर नंबर भी अच्छे आ जाते हैं रटते रटते। तो ये वाली जो रटंत विद्या है इसी का परिणाम है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आगे जा कर के कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाते हैं और BA के बाद में खाली बैठ के घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझा सकते हो कि कैसे एक देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो बेरोजगारी के नाम पर खाली बैठी रहती है, क्योंकि ना उन्होंने कोई स्किल सीखी हुई होती है, ना उनके पास में खुद की कोई चेष्टा बचती है, क्योंकि जो बची खुची होती है, जो सीखने पर जहाँ पर जोर दिया जाना चाहिए था वहाँ पर जोर ना दे करके उनके जो प्रतिभा है उसका गला स्कूल में ही घोट दिया जाता है। इसके बाद में एक अलग तरह का भूमिका लिख सकते हो आप, विषय के शब्दों का स्पष्टीकरण करने वाली भूमिका। ये मैंने आपको बता भी दिया, फिर भी रिपीट करा दे रही हूँ। तो इस प्रकार की भूमिकाएं अपने प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी नहीं होती, हालांकि इस सीमा के बावजूद कुछ विषयों में उन्हें लिखना प्रासंगिक होता है। इनका प्रयोग सिर्फ उन निबंधों में किया जाना चाहिए जिनके विषय में कुछ ऐसे शब्द मौजूद हैं जिनके अर्थ सुनिश्चित करना कठिन और ज़रूरी हो, जैसे न्यायिक सक्रियतावाद है ना। न्यायिक सक्रियतावाद के ऊपर अगर आ जाए आपसे ऐसे लिखना, तो आप यहाँ पर इस शब्द को डिफाइन कर सकते हो, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रावधान है वो आप लिख सकते हो, समझा सकते हो अच्छे तरीके से।
तो जहाँ पर ये स्पष्टीकरण जरूरी हो आप वहीं पर ऐसे तरीके का प्रयोग कर सकते हो। ऐसे विषयों में निबंध कौशल इसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है कि परीक्षार्थी ने विषय का ठीक निर्धारण किया है या नहीं। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर है। बौद्धिक जिज्ञासाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वे जो अपने फायदे के लिए ज्ञान खोजती हैं और दूसरी वे जो अपने लाभ की चेतना से मुक्त होकर संपूर्ण समाज या फिर संसार के हित साधन के लिए ज्ञान की तलाश करना चाहती हैं। पहले प्रकार की जिज्ञासा को सकाम कहा जाता है और दूसरे को निष्काम। शुक्रात के चिंतन को आधार बनाकर कहें तो निष्काम जिज्ञासा का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं बल्कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है या फिर संपूर्ण संसार को लाभ पहुंचाना होता है। इस दृष्टि से देखें तो दिए गए विषय का सार यही है कि स्वार्थ चेतना से मुक्त जिज्ञासा ही महान सभ्यताओं की जीवन शक्ति के मूल में विद्यमान होती है। हमारे लिए विचारणीय विषय यह है कि विश्व का इतिहास इस सिद्धांत को सत्यापित करता है या नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपना जो ऐसे है वो लिख सकते हो, ठीक है, स्पष्टीकरण करते हुए। अगला जो है एक टाइप है वो है प्रश्नों पर आधारित भूमिका। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर शायद ये टॉपिक क्लियर हो जाए इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ, ठीक है। पार्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि फ्लो टूट जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्नों पर आधारित भूमिका। अब भूमिका का ये प्रकार भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाता। हाँ, अगर विषय बहुत ज़्यादा विवादास्पद है या फिर जटिल प्रवृत्ति का है तो आप इसे चुन सकते हैं इस तरीके से। ऐसी भूमिकाओं में वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो विषय के संपूर्ण विश्लेषण के लिए अनिवार्य या उपयोगी होते हैं। ऐसी भूमिका में वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो विषय के संपूर्ण विश्लेषण के लिए अनिवार्य हैं या फिर उपयोगी होते हैं। उन प्रश्नों की परिधि से आप परीक्षक को यह महसूस करवा सकते हैं कि आपने विषय को बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ और उसके अधिकतम संभव विस्तार के स्तर पर समझा है, ठीक है। आसान किस्म के या एक ही आयामी विषयों में इस भूमिका का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ विषय के भीतर ऐसी मांग पैदा नहीं होती है, ठीक है। तो बेफजूली चमत्कार पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक भूमिका मैंने बनाई है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं यथार्थ सभ्यताओं का संबंध अत्यंत जटिल है और इस विषय पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें क्रमशः कई प्रश्नों को सुलझाना होगा। पहला प्रश्न तो यह है कि निष्काम और सकाम जिज्ञासाओं में क्या भेद है और क्या सचमुच कोई जिज्ञासा 100% निष्काम हो सकती है। फिर दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि यथार्थ सभ्यता से क्या आशय है, क्या सभ्यताओं को यथार्थ और अयथार्थ में बांटना संभव है या यहाँ पर यथार्थ शब्द से किसी भिन्न अर्थ की सूचना मिलती है। जब ये दोनों अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी तब हमारे समक्ष यह अंतिम प्रश्न उपस्थित होगा कि क्या यथार्थ सभ्यताओं और निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं के बीच संबंध है, सकारात्मक या नकारात्मक, अनिवार्य या वैकल्पिक। इसके बाद में अगला टाइप देखते हैं और ये लास्ट है विचारोत्तेजक भूमिका। यह उन निबंधों के लिए उपयोगी मानी जाती है जिनमें विषय विचार प्रधान या फिर अमूर्त किस्म के हों। अमूर्त किस्म जो हम कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, जहाँ पर किसी भी विचारधारा की बात की जा रही हो। तो ऐसी भूमिकाओं में कोशिश की जाती है कि विषय में दिए गए विचार पर सीधी बातचीत की जाए और विरोधी पक्षों की तुलना करते हुए विषय को पूरी तरह से एग्जामिनर या फिर पाठक के सामने खोल दिया जाए। अगर आपकी चिंतन क्षमता बेहतर है और भाषा में पर्याप्त प्रवाह है तो आप ऐसी भूमिका जरूर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, दो तरह के लोगों ने हमारी दुनिया का इतिहास लिखा। दोनों में समान बिंदु यह था कि वे बहुत अधिक जिज्ञासु और चिंतनशील थे और अगर इस बात का था कि उनकी जिज्ञासाओं की मूल प्रेरणा एक जैसी नहीं थी। अंतर यही था, एक तरफ शुक्रात, बुद्ध और आइंस्टीन जैसे लोग थे तो जो रात दिन जिज्ञासा में डूबकर सृष्टि के रहस्य जान लेना चाहते थे बिना इस बात की परवाह किए कि इन जिज्ञासाओं से उन्हें क्या मिलेगा। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हुए जो रात दिन यही सोचते रहे कि वे कैसे अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, कैसे दुश्मनों को पराजित करने वाले मार्ग हथियार बना सकते हैं और कैसे इस संसार के नियंता बन सकते हैं। विश्व का इतिहास वस्तुतः इन दो प्रकार की जिज्ञासाओं के संघर्ष का ही इतिहास है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे विश्व का सारा सौंदर्य उन्हीं जिज्ञासाओं, जो जिज्ञासु हैं, उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है जो व्यक्तिगत लाभ की कामना से मुक्त होकर विश्व कल्याण के प्रयासों में सन्नद्ध थे। यह विषय ठीक ही कहता है, यथार्थ अर्थात महान सभ्यताओं का
जीवन रस निष्काम बौद्धिक जिज्ञासाओं पर टिका होता है। तो ये थी कुछ लगभग 7-8 विभिन्न तरह की भूमिकाएं जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो टॉपिक के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर अपने ज्ञान के हिसाब से। तो जैसी चीज़ें आपको सही लगे आप उन्हीं तरीक़ों का प्रयोग करते हुए अपनी भूमिका बना सकते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चरण होगा, 5वां जो टाइप होगा या चुनौती रहती है, वो मुख्य तौर पर होती है मुख्य विषय वस्तु लिखने से संबंधित। ठीक है, तो मुख्य जो विषय वस्तु है भूमिका लिखने के बाद में जब आपका एक प्रभाव बन जाता है तो आप उसी हिसाब से अपना जो लेख है या निबंध है उसको पूरा कर सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक तो हिंदी टाइपिंग बहुत मुश्किल काम है, सब काम मुझे अकेले करना पड़ता है और इसके बदले में मैं आपसे कुछ चाह भी नहीं रही हूँ, सिर्फ लाइक चाहती हूँ, शेयर चाहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो निबंध है वो वहाँ पर आप भेज सकते हैं। मैं चेक करके आप लोगों को फीडबैक ज़रूर दूँगी। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। धन्यवाद।